सुपर फास्ट रिवीजन के अंदर हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत छोटा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर मैं आपको इलस्ट्रेशन भी करवा दूंगा और आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के अंदर। और मेरा वादा है एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है सर, चैप्टर का नाम बताइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर से हमें रट्टा नहीं लगाना है, हम वाई इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई से ये पता लगता है किस इवेंट, किस दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, किस दिन उसको सप्लाई माना जाएगा, वैसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई से साहब वैल्यू पता लगती है। जब तक वैल्यू नहीं निकलेगी किसी गुड्स की या सर्विस की तो आप जीएसटी कैसे लगा देंगे। इसका मतलब जीएसटी लगाने के लिए कोई वैल्यू चाहिए, और वैल्यू कौन सा चैप्टर बताता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता है। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 याद कर लीजिए। जब भी वैल्यू की बात आए तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है। सेक्शन 15 के अब दो बच्चे हैं, 15 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 2। सर प्लीज सेक्शन मत बताओ, बेटा याद कर लो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टीचर इसका कुछ नहीं जाता, वो तो बोल देगा नहीं करने हैं, एग्जाम आपके हैं, पेपर आपको निकालने हैं, सीए आपको बनना है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा मसला होता है, जो पास हो जाते हैं उनके नाम होर्डिंग बोर्डिंग भी लग जाते हैं, जो फेल होते हैं तो कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता हमारे यहाँ से इतने फेल होके निकले हैं। इसलिए आप अपने जिम्मेवार खुद बनेंगे। 15 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है सर, जो आपने गुड्स या सर्विस बेची है, या तो मैंने गुड्स बेची होगी या मैंने सर्विस बेची होगी, तो बायर को उसके लिए क्या पे करना है, प्राइस। ये जो प्राइस है बिल्कुल स्क्रैच से सीखिएगा, जो प्राइस है या तो उसने पे कर दिया होगा, पेड या पेबल है। वो जो प्राइस पे करेगा, कौन सा प्राइस पे करेगा, जो मेरी गुड्स की वैल्यू होगी। तो मेरी गुड्स की जो वैल्यू है, जो उसके लिए प्राइस पेड और पेबल है, उसी वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा। उसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू या उसी वैल्यू को ही ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा। सॉरी कोई फोन आ गया था। आपकी उसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा, जो प्राइस पेड और पेबल है उसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा अगर दो कंडीशन पूरी होती है। तो कितनी कंडीशन बेटा, दो। पेपर में दोनों कंडीशन चेक कर लेना। अगर बायर और सेलर, कौन कौन, बायर और सेलर आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन है बायर सेलर का आपस में कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मींस वो अनरिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही रिलेशन बनता है प्राइस गड़बड़ा जाता है, तो वो फेयर प्राइस नहीं रहता। तो पहली कंडीशन बायर सेलर मस्ट बी अनरिलेटेड, वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ओके सर। और दूसरी कंडीशन जो है, गुड्स या सर्विस के बदले में प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। आपको बदले में सिर्फ प्राइस ही मिला हो, पेमेंट मनी मॉनेटरी टर्म में ही मिली हो। अगर आपको बदले में कुछ और मिल रहा है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मेरे को गेहूं भी दिए, चावल भी दिए, कुछ पैसे भी दिए, तो वैल्यू कैसे निकलेगी। तो प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, प्राइस सोल कंसीडरेशन है। और दूसरा, बायर सेलर अगर आपस में रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, ये दोनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं, तो आपने जिस वैल्यू पे, जो भी प्राइस पेड और पेबल है, उसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा। लेकिन सर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टूटी तो क्या होगा। मान लो बायर सेलर आपस में रिलेटेड है या प्राइस जहां पे सोल कंसीडरेशन नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो वैल्यू गड़बड़ वाली वैल्यू है। इंस्टीट्यूट जो आम आदमी है वो हमेशा चाहता है वैल्यू को गिराना ताकि कम से कम टैक्स लगे, और डिपार्टमेंट हमेशा चाहता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो, फेयर वैल्यू हो, ताकि टैक्स प्रॉपर आए। इसलिए दोनों के अंदर लड़ाई रहती है। तो अगर बायर सेलर रिलेटेड है, प्राइस में कोई झोल दिखता है, तो फिर वैल्यूएशन रूल लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल लगा के फिर ट्रू वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है। बधाई हो, वैल्यूएशन रूल सीए फाइनल में आपको पढ़ने हैं, सीए इंटर के अंदर वैल्यूएशन रूल आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब वैल्यूएशन रूल लगाने की जरूरत कब पड़ी, जब दो बेसिक कंडीशन चेक करो, बायर सेलर अगर अनरिलेटेड है, दूसरा प्राइस सोल कंसीडरेशन है, तो कोई वैल्यूएशन रूल की जरूरत नहीं, आपकी वैल्यू ही ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू गड़बड़ हुई तो आपकी वैल्यू के ऊपर लगाए जाएंगे वैल्यूएशन रूल। ठीक है सर। 15 सबसेक्शन 1 आप लोगों को समझ में आ गया, जिसने दो कंडीशन चेक कराई, बायर सेलर अनरिलेटेड होने चाहिए और प्राइस आपका सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। अब 15.2 क्या बोलता है, 15.2 कहता है जो 15.1 की वैल्यू है उसमें हम कुछ चीजें जोड़ेंगे, कुछ हटा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्या,
सिर्फ 5 चीज हम जोड़ेंगे आपकी वैल्यू। 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 2 कहता है जो वैल्यू आई है, जो गुड्स की वैल्यू है, उसके अंदर 5 चीजें ऐड करेंगे और एक चीज हम लेस कर देंगे। बस आपको रट लेना बेटा 5 चीज कौन सी जोड़नी है अगर पेपर में हो, और कौन सी एक चीज डिस्काउंट है जो हटा देनी है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलते हैं फाइनल वैल्यू, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगा देना है। एग्जाम के अंदर आपका काम भी जस्ट इतना सा है, उस वैल्यू को ढूंढना जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जा सके। सर फटाफट ये बता दो, ये 15 सबसेक्शन 2 जो है, इसमें कौन सी वो 5 आइटम है जिसको प्लस करना है और कौन सी वो एक आइटम है जिसको माइनस करना है। जिस आइटम को प्लस करना है उसके लिए निमोनिक बेटा टिप्स, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। यहां पे आई के ऊपर आप स्क्वायर मार्क कर लेना, TIIPS टिप्स। ये 5 आइटम जोड़ने हैं और एक आइटम जो माइनस करना है उसका एक ही नाम है क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको लेस कर देना है। मैं 5 चीज जोड़ के दिखाता हूं, फिर एक चीज लेस करके दिखाता हूं, उसके बाद इसके 2 क्वेश्चन करवाता हूं और आपका काम बन जाएगा साहब। आपको कोई चिंता परेशानी नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। 53, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आइटम जोड़ने क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे लिखो। जो आपके गुड्स का प्राइस है, जो आपकी सर्विस का प्राइस की वैल्यू है, उसको सबसे पहले लिखो। उसमें आइटम कौन सी जोड़ने हैं, पहला आइटम जो आपको जोड़ना है टिप्स, T4। मैं पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, टिप्स की फुल फॉर्म बता देता हूं पहले आपको, बाद में जुड़वाऊंगा चीजें। टिप्स आई के ऊपर स्क्वायर है, पहले टी फॉर एनी टैक्स, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस। टीसीएस नहीं जोड़ना है पेपर में, कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस अगर सेपरेटली चार्ज कर रखी है तो उसको गुड्स के अंदर प्लस कर देना। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल टिप्स का मतलब समझ लो। टी फॉर टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस। आई फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या होते हैं मैं बताऊंगा, पहले टिप्स की फुल फॉर्म याद कर लो, ज्यादा चौधरी मत बनो। आई, फिर से आई, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अगर कोई है तो उसको भी जोड़ देंगे। आई फॉर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। एक आई से था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टी से था टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस। एस से क्या है सर, सॉरी पी फॉर कोई अमाउंट जो पे कर दिया, पेड बाय बायर, कोई ऐसा अमाउंट जो पे कर दिया बायर ने जबकि लायबल था सप्लायर। लायबल कौन था पे करने के लिए, लायबल था सप्लायर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, कोई ऐसा काम जो कर दिया बायर ने लेकिन करना चाहिए था किसको, सप्लायर को, वो अमाउंट भी उठा के प्लस कर देंगे। एस फॉर सब्सिडी, एस फॉर सब्सिडी। सब्सिडी के अंदर जो पॉइंट है मैं डिटेल में कराता हूं, फिलहाल मुझे आप टिप्स की फुल फॉर्म बता दो। पेपर में जो 15 सबसेक्शन 2 के अंदर जो 5 चीज जोड़नी है उसकी फुल फॉर्म बता दो। टी फॉर टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस। सर जब भी देखेगी हम प्लस कर देंगे। टिप्स आई फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी पैकिंग का, पेमेंट का, इंश्योरेंस का, रास्ते का, फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन का, कोई भी अगर खर्चा कर रखा है वो भी सारा प्लस हो जाएगा। आई फॉर नेक्स्ट आई फॉर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अगर कोई भी है, कोई एडिशनल कंसिडरेशन उसको भी हम प्लस कर देंगे। पी फॉर कोई ऐसा खर्चा, पी से पेड बाय बायर, कोई ऐसा खर्चा बायर ने कर दिया जबकि वो करना किसको चाहिए था, लायबल कौन था, सप्लायर को पे करना था। सर ये क्या होते हैं डिटेल में सिखाऊंगा, रुको। एस फॉर सब्सिडी, ठीक है सर। अब बताओ, अब एक एक बात को डिटेल में सीखते हैं। जो प्राइस गुड्स का है या सर्विस का है उसको यहां पे लिख लो, ऐड करो। सबसे पहले क्या था, टी फॉर कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस अगर आपको दिखती है तो उसको उठा के प्लस कर दो। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस। क्या नहीं जोड़ना, पेपर में अगर टीसीएस दे रखा तो टीसीएस नहीं जोड़ना, लेकिन ये जोड़ने तब हैं अगर ये सेपरेटली चार्ज कर रखे हों, अगर ये सेपरेटली चार्ज हो। अगर ये गुड्स के अंदर सेपरेटली चार्ज नहीं है तो इनको प्लस नहीं करना है। सेपरेटली चार्ज का मतलब क्या है मैं सिखा देता हूं, एग्जांपल लेता हूं। एक गुड्स हमने इंपोर्ट करी, 1 लाख रुपए की फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करी, तो गुड्स की वैल्यू कितनी है 1 लाख। 10,000 रुपए की इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 1,10,000। अब सवाल यहां पे ये है 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगाऊं या 1,10,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाऊं। तुरंत देखिए 15 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, टीसीएस नहीं होना चाहिए और एक जीएसटी नहीं होना चाहिए। सर जीएसटी क्यों नहीं होना चाहिए, अरे जीएसटी तो लगाना बाकी है ना भाई, उसी के लिए तो वैल्यू निकाल रही है। तो टीसीएस और जीएसटी को छोड़ के जितने भी टैक्सेस हैं अगर वो जोड़ नहीं रखे तो उनको उठा के जोड़ देना। सेपरेटली चार्ज्ड है, 1 लाख में जुड़ा हुआ नहीं है तो 10,000 जोड़ के आपको टैक्स लगा देना है। तो कोई भी टैक्सेस हो, जीएसटी, टीसीएस को छोड़ के, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लगा रखा हो, नगर निगम ने लगा रखा हो, किसी ने लगा रखा हो, उठा के प्लस कर देना। पहला आइटम समझ में आ गया, यस सर। दूसरा, कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। सर नॉर्मल इंटरेस्ट की यहां पे बात नहीं कर रहे। नॉर्मल इंटरेस्ट मतलब किसी बंदे ने लोन डिपॉजिट दिया और बदले में इंटरेस्ट अगर वो लेके आ रहा है, उस इंटरेस्ट की बात यहां पे नहीं हो रही साहब।
ये कौन सा इंटरेस्ट है? हमने गुड्स बेची है, हमने गुड्स या सर्विस दी है और उसको बोल दिया था 1 महीने 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देना। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो 10% इंटरेस्ट के साथ पैसे लूंगा और साथ में लेट फीस लगाऊंगा। ये वो वाली इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। सर हमें थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। अरे भाई 40,000 रुपए का किसी ने मेरे से फोन खरीदा, 40,000 रुपए का किसी ने मेरे से फोन खरीदा उधार पे, और मैंने बोल दिया भाई 1 महीने तक आपको उधार फ्री है, आपको 40,000 ही देनी है। लेकिन अगर 1 महीना क्रॉस हो गया ना, हम 12% इंटरेस्ट के साथ पैसा ले लेंगे। अब जो ये इंटरेस्ट है ये वैल्यू के अंदर ऐड करना है, ये लेट फीस ऐड करनी है, साथ में 500 रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसको भी ऐड करना है। इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी को ऐड करना है, लेकिन ये दूसरे वाला इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सर दूसरे वाला 40,000 रुपए के लिए जब मैंने कहा भाई साहब फोन पसंद आ गया, उसने कहा सर आ गया, मैंने कहा लाओ पैसे, कहता पैसे तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, लोन करते हैं, हम आपका लोन कर देते हैं, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, आप उसके पास जाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए और 40,000 रुपए का लोन लीजिए और बदले में इनको क्या पे करते रहिएगा? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट यहां पे प्लस नहीं होगा, ये लोन देने का काम कर रहे हैं, गुड्स बेचने का काम नहीं कर रहे। इस केस में क्या था, गुड्स बेची थी और गुड्स बेचने के बदले में उधार दिया था और उधार टाइम से नहीं आया इसलिए इंटरेस्ट लगाया था। तो पेपर में बड़ा समझदारी के साथ काम करना है। पहला पॉइंट टैक्स ड्यूटी सेस फीस क्लियर है, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी क्लियर है, तीसरा पॉइंट I4 टिप्स TII इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सप्लायर ने गुड्स की पैकिंग पे खर्चा किया है, गुड्स का वेट के ऊपर खर्चा किया है, गुड्स के इंस्पेक्शन पे खर्चा किया है, बायर के घर तक सामान पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है, रस्ते का इंश्योरेंस का खर्चा किया है। अरे भाई ये जितने भी खर्चे हैं ना जो सप्लायर ने किए हैं, किसके लिए? गुड्स के लिए किए हैं। ये सारे खर्चे उठा के प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। अगर नहीं जोड़ रखे तो प्लस करने, कभी जुड़े हुए हों और उठा के दोबारा प्लस कर दो। ये पेपर में ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, सर कोई खर्चा जो सप्लायर को करना था और बायर ने कर दिया, इस पॉइंट को थोड़ा सा ढंग से समझाओ। आप मेरे पास आए और आपने कहा बाबूजी बर्फी के भाव, हमें 5 किलो बर्फी चाहिए। मैंने कहा अभी तो बर्फी तैयार नहीं है, ताजा ताजा बना दूंगा, 500 रुपए केजी पड़ेंगी। अगर 500 रुपए केजी बर्फी है और 5 किलो आपको चाहिए तो इनवॉइस कितने का कटना चाहिए? 2500 रुपए का। क्लियर है? अब जब बर्फी बना के मैंने देनी है तो दूध कौन खरीदेगा? मैं। चीनी कौन लेके आऊंगा? मैं। मावा कौन लेके आऊंगा? मैं। ये सब काम किसके हैं? सप्लायर के। ये काम किसके हैं? सप्लायर के। लेकिन सप्लायर ने क्या किया, जीएसटी ताकि कम लगे, इसने क्या किया भाई साहब, दूध की पेमेंट आप डायरेक्टली मेरे दूध वाले को कर देना। अब डायरेक्टली दूध की पेमेंट करने से बिल रहेगा मान लो 1800, क्योंकि दूध की पेमेंट बायर ने पहले कर दी तो वो पूरी पेमेंट क्यों देगा? 1800 रुपए के ऊपर जीएसटी लग गया, जबकि लगना किसके ऊपर चाहिए था? 2500 रुपए के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से रेवेन्यू घट गया। अगर ये दूध का खर्चा बायर ना करता, सप्लायर ही करता, तो इनवॉइस कितने का बनता? 2500 का। लेकिन दूध की पेमेंट डायरेक्ट बायर से करवा के बिल का अमाउंट क्या हो गया? कम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या हो गया? लॉस। सर कोई और एग्जांपल दो। लो, आप मेरे पास आए और आपने कहा सर ये प्रोडक्ट बनाना है। मैंने कहा बना देंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने कहा 1 लाख रुपए, लेकिन प्रोडक्ट पे इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, वो 20,000 रुपए इंस्पेक्शन के लगेंगे और आपको देने पड़ेंगे 1,20,000 रुपए में आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। आपने कहा डन। मैंने प्रोडक्ट आपके लिए बना दिया 1 लाख रुपए का, और इंस्पेक्शन जब करवाई थर्ड पार्टी से तो बायर को बोल दिया जिसका प्रोडक्ट था कि इंस्पेक्शन की पेमेंट आप डायरेक्ट थर्ड पार्टी को कर देना, और बिल बना दिया 1 लाख रुपए का। बनना कितने का चाहिए था? 1,20,000 रुपए का। क्यों 1 लाख का बन गया? क्योंकि 20,000 रुपए की पेमेंट बायर ने डायरेक्टली कर दी। जो पेमेंट करनी किसको चाहिए थी? सप्लायर को करनी चाहिए थी। इस केस के अंदर भी बिल 1,20 का बनाया जाएगा, 20,000 को वापस प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है सर। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सब्सिडी। अगर सब्सिडी की वजह से आपका प्राइस नेट हो गया, ध्यान से सुन लो, क्या नेट मतलब घटा हुआ है। अगर किसी बेटा सब्सिडी का मतलब होता है कोई प्राइस कोई राहत आई है, उसकी वजह से आपका कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो अगर प्राइस सब्सिडी का इफेक्ट प्राइस पे डला हुआ है और आपका प्राइस नेट में कम आया हुआ है, तो गवर्नमेंट कहती है सब्सिडी को वापस प्लस कर दो। भाई 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट तैयार होना था, 20,000 रुपए की किसी एनजीओ ने क्या दे दी? सब्सिडी दे दी। तो कितनी कॉस्ट रहेगी प्रोडक्ट की? 80,000 रुपए। तो जीएसटी 80 पे नहीं लगाना, इस 20,000 को प्लस करके लगाना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, सारी सब्सिडी जोड़नी है, सारी सब्सिडी जोड़नी है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी है तो इसको वापस प्लस नहीं करना। ये इसी की वजह से अगर कॉस्ट कम होती है तो होती रही, उसमें कोई चिंता परेशानी नहीं है। तो सब्सिडी के पॉइंट पे ध्यान देना। सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। अगर उन्होंने दी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, टच नहीं करना। लेकिन अगर वो सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट ने दी है और उसकी वजह से प्राइस कम हुआ है तो जोड़ना है। अगर उस सब्सिडी का इफेक्ट नहीं आया है प्राइस पे तो उसको आप कभी भी दोबारा ऐड मत कर देना। अगर वो घटाई नहीं हुई है तो दोबारा कैसे ऐड कर देंगे। तीसरी चीज क्या चेक करेंगे?
इसके अंदर वो जो सब्सिडी है जिसको आप प्लस कर रहे हो उसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए उस प्रोडक्ट से, डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, मतलब उस सब्सिडी का सीधा इफेक्ट उसी प्रोडक्ट पे होना चाहिए। अगर वो जनरल सब्सिडी है जिसका इफेक्ट सबके ऊपर है तो फिर उस सब्सिडी को आप वापस प्लस मत कर देना। ठीक है सर, फटाफट बताओ कितनी आइटम जोड़ दी बेटा। टी टैक्स ड्यूटी सेस फीस, जीएसटी नहीं जोड़ना, टीसीएस नहीं जोड़ना। आई फॉर इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी जोड़ दी। आई फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जोड़ दिए। पी फॉर पेड बाय बायर, लायबल कौन था, सप्लायर, वो अमाउंट जोड़ दिया जिसका बर्फी का एग्जांपल दिया था। और लास्ट सब्सिडी, सारी सब्सिडी जोड़ देनी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं जोड़नी, और जो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक नहीं है उस सब्सिडी को प्लस नहीं करना, और सब्सिडी घटा रखी हो तो जोड़नी है, कभी घटाई ना रखी हो फिर भी आप क्या कर दें, प्लस कर दें। जितने आइटम 15 सबसेक्शन 2 में थे सारे जोड़ दिए। लेस क्या करना है, लेस करनी बेटा एक ही चीज, क्या, डिस्काउंट। अगर आप ये एक लेक्चर भी ढंग से देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता साहब। डिस्काउंट, सर डिस्काउंट जो अलाउ, डिस्काउंट जब भी होता है तो आपको पता है डिस्काउंट होने से हम दुकानदार से मांगते हैं भाई सब डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट जैसे आएगा प्राइस गिर जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब जिसकी वजह से आपका इनवॉइस की वैल्यू कम हो जाती है। ये डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है या तो ये डिस्काउंट आपको अलाउ किया गया है बिफोर और टाइम ऑफ सप्लाई, जिस टाइम आपको माल दिया गया था उसी टाइम हाथ की हाथ आपको डिस्काउंट बता दिया गया, डिस्काउंट आपके इनवॉइस में शो भी कर दिया गया। जितना डिस्काउंट दिया था वो आपके इनवॉइस में शो कर दिया, मतलब रिकॉर्ड कर दिया, शो का मतलब रिकॉर्ड कर दिया। और वो जो डिस्काउंट था आपको सप्लाई के टाइम में उससे पहले ही बता गया था, ये डिस्काउंट आपको हमेशा ऑलवेज डिडक्ट करना है, घटा देना है, इस वैल्यू से इनवॉइस वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउ किया है आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, सामान बिक चुका है, बाद में इनवॉइस कट चुका है, बाद में जाके कह रहे हैं भाई साहब डिस्काउंट मिल गया था आपको और ये वैल्यू कम कर दो, अब कोई भी वैल्यू कम नहीं होगी। सर क्या इसका मतलब हमेशा ऐसा होता है कि डिस्काउंट अलाउड अगर सप्लाई के बाद कोई डिस्काउंट बताया गया है तो क्या कभी लेस नहीं होता, लेस होता है, कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मतलब पोस्ट डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा अगर दो कंडीशन पूरी होंगी। क्या, अगर एग्रीमेंट के अंदर जिस टाइम पे सप्लाई दी गई थी एग्रीमेंट के अंदर उस चीज को डिस्कस किया गया था, उस टर्म को वहां पे डिस्कस किया गया था, और दूसरा बाद में जब वो कंडीशन पूरी हो गई है उसको इनवॉइस में शो कर दिया, इनवॉइस में क्या कर दिया, शो। सर कोई एग्जांपल देके सिखाओ, समझ में नहीं आया। प्री डिस्काउंट तो समझ में आ गया, आप मेरे पास आए साहब ये 10 रुपए का पेन है, मैंने कहा अगर आप ये पेन आज की आज खरीदते तो आपको 9 रुपए में लग जाएगा, तो ये इंस्टेंट डिस्काउंट था 10 रुपए का, मैंने पेन बेचने से पहले बता दिया 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो ये 1 रुपया यहां से लेस हो जाएगा। ये तो है डिस्काउंट अलाउड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन मैंने क्या बोला, भाई साहब अगर आप इस पेन को पूरे साल में मेरे से 10,000 से ज्यादा पेन खरीद लेंगे तो ये पेन जो आपको अब 9 रुपए का लग रहा है ना वो आपको 7 रुपए का लगा दूंगा, 2 रुपया आपको और कम कर दूंगा। अब आज नहीं पता पूरे साल में आप ये पेन 1,000 खरीदेंगे या 1,000 पेन नहीं खरीदेंगे, आपकी सेल बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे आपने साल के मिड में जब गए, साल के मिड में गए आपने 1000 पेन की परचेजिंग क्रॉस कर दी, आप मेरे पास आई, बाबूजी आपको एक बात याद है, मैंने कहा क्या, आपने ये कहा था ये पेन अगर 1000 पेन से ज्यादा खरीद लोगे तो सारे पेन पीछे जितने भी पेन बिके आपको 7 का लगा देंगे। उसने कहा बिल्कुल कहा था, और ये हमारे पास एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई भी है। अब कंडीशन पूरी हो गई है, एग्रीमेंट में इस चीज को डिस्कस भी कर रखा था, और जो कंडीशन लगाई थी 1000 से ज्यादा बेचने वो 1000 से ज्यादा बेच भी दिए, तो अब जितने भी पेन बिके उन सभी का रेट कितना हो जाएगा, 7। सर समस्या आ गई क्या, प्रैक्टिकल सोचो, पहले उसने 9 रुपए के हिसाब से पेन खरीद रखा है, जो फिर मैंने सेल कितने का किया, 9 रुपए का, उसकी परचेज कितने रुपए की है, 9 रुपए की, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी किस हिसाब से बुक कर रखा है, 9 रुपए का। अब सारे पेन कितने के लग गए, 7 रुपए के। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेन 7 रुपए का है वो 9 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हो चुका और 9 रुपए के हिसाब से उसके ऊपर क्रेडिट बुक हो चुका, तो सर अब क्या होगा, क्रेडिट नोट जारी होगा। सर ये क्रेडिट नोट क्या होता है भाई, अगर आपको नहीं पता तो एक चैप्टर कराऊंगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, उसमें सीख लेना, फिलहाल बता देता हूं। जब जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स जमा हो जाता है उसको कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो ये दुकानदार बोलेगा गवर्नमेंट को, भाई साहब हमने गवर्नमेंट हमने 9 रुपए के हिसाब से आपको टैक्स जमा करा दिया, अब डिस्काउंट की कंडीशन पूरी हो गई है तो 7 के हिसाब से आपका टैक्स बनता था, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप रिवाइज इनवॉइस क्रेडिट नोट जारी करके अपनी लायबिलिटी को कम कर लीजिए। लेकिन एक ध्यान दें, जिस बंदे ने ये परचेज की थी तो उसने अपनी बुक में आईटीसी लिया होगा, और आईटीसी किसके हिसाब से ले रखा होगा, 9 के हिसाब से, उसका वो आईटीसी भी रिड्यूस करवा दें, कम करवा दें, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा सके। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा, 5 चीजें जोड़नी है और डिस्काउंट माइनस कर देना है। डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, प्री डिस्काउंट जो ऑलरेडी टाइम सप्लाई के टाइम पे बता था, पोस्ट डिस्काउंट जो सप्लाई
सप्लाई के टाइम नहीं पता था, बाद में पता लगा है। पोस्ट डिस्काउंट घट सकता अगर दो कंडीशन पूरी हो, एग्रीमेंट के अंदर उसको रिकॉर्ड कर रखा था उस टर्म्स को, और दूसरा उसको इनवॉइस से लिंक करके बाद में कंडीशन पूरी हो गई थी, तो ये डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा। लेकिन इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दूर तक जाएंगे। कैसे? सप्लायर को क्रेडिट नोट जारी करना पड़ेगा ताकि वो अपनी लायबिलिटी को कम कर सके, और बायर को भी अपने आईटीसी को कम करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली। ठीक है सर, मैं आपको कराता हूं इसका क्वेश्चन। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूं, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जामिनेशन बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। लो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड फॉलोइंग पर्टिकुलर, इसने लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स का प्राइस कितना है? 50,000 रुपए का। ठीक है सर, सबसे ऊपर लिख लेंगे 50,000 रुपए। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, किसी म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लगाया है। तुरंत याद करो कॉन्सेप्ट क्या, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, जीएसटी नहीं होना चाहिए और टीसीएस नहीं होना चाहिए। ये नगर निगम का टैक्स है, उठा के प्लस कर देंगे। ठीक है सर। पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस उठाओ और प्लस कर दो, 1,000 रुपए भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है सर। ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव्ड 2,000 रुपए की सब्सिडी मिली किसी एनजीओ से, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, अदर देन गवर्नमेंट है, 2,000 रुपए भी उठा के क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। गुड्स का प्राइस 50,000 रुपए है, इसके ऊपर 2% का डिस्काउंट दे रखा लिस्ट प्राइस पे 2% का डिस्काउंट है। टाइम से पता है, प्री नोन डिस्काउंट है, पहले से पता था, तो इसको भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 10% आपको जीएसटी लगाना है। लिस्ट प्राइस कितने का? 50,000 रुपए का। नगर निगम को टैक्स को प्लस कर दो, पैकिंग चार्जेस प्लस कर दो, सब्सिडी एनजीओ की प्लस कर दो, कितनी वैल्यू होगी? 58,000। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, अभी तो डिस्काउंट भी तो माइनस करो। सर डिस्काउंट जो माइनस होगा वो 58,000 का 2% ना बेटा ना। लिस्ट प्राइस कितना था? 50,000। बता भी रखा है 2% लिस्ट प्राइस पे है, तो 50,000 का 2%, 1,000 रुपए डिस्काउंट माइनस करके 57,000 रुपए जो आया है, इसके ऊपर आपको जीएसटी लगा देना है। कहानी खत्म। ओके सर, कोई बड़ा सा क्वेश्चन और नहीं है क्या? ये रहा। रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली, ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्स इट प्रोवाइड द फॉलोइंग आइटम। लिस्ट प्राइस कितने बेटा? 15 लाख रुपए। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है भाई साहब, इसकी वजह से प्राइस कम हो रखा है। क्या दोबारा जोड़ोगे? नहीं जोड़ना। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ से सब्सिडी मिली है जिसकी वजह से प्राइस कम हो रखा है, इसको वापस प्लस कर देंगे। यस। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, नगर निगम ने टैक्स लगाया, उठा के क्या कर दो? प्लस। पैकिंग चार्जेस 15,000, उठा के कर दो प्लस। लेट फीस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी 6,000 रुपए की, उठा के क्या कर दो? प्लस। इस 6,000 रुपए को जो प्लस करो तो आपके पास दो ऑप्शन है, अजम्पशन ले सकते हो। ये 6,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर आप अजम्पशन में एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेते हैं, 6,000 यूं का यूं उठा के प्लस कर दो, और अगर आप इंक्लूसिव मानते हैं तो 6,000 118% को रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसका 100% निकाल लेना, उस वैल्यू को उठा के जोड़ देना। ये इसी तरीके से कर रखा है। 5,085, दोनों ऑप्शन ठीक है जो मैंने आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। आप देख रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसे धड़ाधड़ क्वेश्चन निकल रहे हैं। प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कितना है? 25,000। थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्शन चार्ज किए, थर्ड पार्टी का कोई इंस्पेक्शन कराया और वो अमाउंट बायर से पे करा दिया। पे करना था किसको? सप्लायर को। पे किससे करा दिया? बायर से। 5,000 रुपए उठाओ, प्लस कर दो। फ्रेट चार्जेस 2,000 रुपए, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस प्लस कर दो। ठीक है सर, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये प्लस नहीं होगा। 2% का डिस्काउंट है, इसको उठा के क्या कर देंगे? माइनस। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम ऐसे ही फिनिश कर देंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।